Good morning, ninth class students. Good morning, everyone. Welcome to the online class. As all of you know that our book Beehive is continue and our chapter Kathmandu continue. तो बेटा हम सभी को ये पता है कि हमने अपनी जो ये बुक Beehive का एक चैप्टर इफ़ आई वर यू तो पूरा कर लिया था और जो हमारा एक और चैप्टर इसमें बचा हुआ था काठमांडू वाला उसे हमने कल से स्टार्ट कर दिया था। उसके 2 पॉइंट्स हमने जो है पढ़ भी लिए थे। सबसे फर्स्ट में हमने जो पार्ट पढ़ा था वो था पशुपतिनाथ के मंदिर के बारे में। तो देखिए उससे आगे वाला पार्ट जो है वो हम आज स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए सेकंड की जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, लास्ट डे हमने जो पिक्चर देखी थी वो थी पशुपतिनाथ टेम्पल जो काठमांडू में है। सेकंड टॉपिक या सेकंड जो पिक्चर है वो हम देख रहे हैं द बुद्धनाथ स्तूप काठमांडू। उन्होंने कहा था ना कि मैं 2 मंदिर गया, तो एक तो पशुपतिनाथ जी का मंदिर था और एक बुद्धनाथ स्तूप था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं 2 ही मंदिर पर वहाँ पर गया था। तो उन्हीं दोनों के बारे में सबसे पहले यहाँ मेंशन किया गया। तो पशुपतिनाथ के मंदिर के बारे में तो हमने लास्ट डे पढ़ लिया था कि वहाँ उस मंदिर के चारों तरफ जो थी बागमती नदी बहती थी, वहाँ लोगों का अंतिम संस्कार भी किया जाता था। इसके अलावा हमने वहाँ ये देखा था कि उस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को आने की परमिशन थी और ये देखा था कि चारों तरफ परिसर में बंदर, पुजारी, हॉकर सभी जो हैं इधर उधर घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। एक स्पेशल चीज़ देखी थी कि एक बाहर की तरफ चबूतरा था जिसमें आधी मूर्ति निकली हुई थी और लोगों की मान्यता थी कि पूरी मूर्ति जिस दिन बाहर निकल जाएगी उस दिन ही कलयुग का अंत हो जाएगा। तो ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग थिंग्स थी हमने जो पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में लास्ट डे पढ़ ली थी। आज जो है हम बुद्धनाथ स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, एट द बुद्धनाथ स्तूप, द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, देयर इज इन कॉन्ट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस। यहाँ देखिए, अब बुद्धनाथ या बौद्धनाथ स्तूप के बारे में बताया है कि काठमांडू में बौद्ध धर्म के लोगों का एक बहुत ही अच्छा पूजा स्थल जिसे बौद्धनाथ स्तूप के नाम से जाना जाता है वह भी है। देयर इज इन कॉन्ट्रास्ट अ सीन ऑफ स्टिलनेस। अब यहाँ देखिए, यहाँ बौद्धनाथ स्तूप पर जो अब हमने बौद्धनाथ स्तूप पर जो है पशुपतिनाथ मंदिर के जस्ट जो है कॉन्ट्रास्ट, यानी कि आपका जस्ट अपोजिट वहाँ का माहौल है। यानी पशुपतिनाथ मंदिर में तो हमने चारों तरफ जो है शोर शराबा देखा ना हमने, लोगों को जो है पूरी आज़ादी के साथ लोग आ जा रहे थे, जानवर जो है बंदर, गाय सभी जो इधर उधर घूम रहे थे, हॉकर्स चिल्ला रहे थे, फेरी वाले चिल्ला रहे थे और प्राइस की भी आवाज़ आ रही थी, टूरिस्ट आ जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। यहाँ थोड़ा सा बौद्धनाथ स्तूप को थोड़ा सा उससे विपरीत भाव यहाँ पर बताया गया है। अब ये देखिए, आगे लिखा है, इट्स इमेंस वाइट डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड, स्मॉल शॉप्स स्टैंड on its outer edge. Many of these are owned by the Tibetans, immigrants. Felt bags, Tibetan prints, and silver jewelry can be bought here. There are no crowds. This is a heaven of quietness in the busy street around. अब यहाँ बताया गया है कि जो बोधनाथ स्तूप जो था वह चारों तरफ से वाइट कलर के गुंबद की तरह है। देखो आप, जैसे कि पिक्चर में आपको अपने आप दिखा रहा है, ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है कि वो एक बहुत ही बड़े वाइट कलर के गुंबद से चारों तरफ जो है वह ऐसा लग रहा था जैसे कि वाइट गुंबद जो है चारों तरफ से उसे घेर लिया गया है, सड़क के चारों तरफ से उसे घेरा गया है। इसकी जो आउटलाइन थी उसके आउटलाइन की तरफ छोटी छोटी बहुत जो दुकानें थी वह दुकानें यहाँ पर बताई गई हैं कि आउटलर एज पर बहुत सी छोटी छोटी दुकानें यहाँ पर थीं। इसके अलावा यहाँ बताया है कि यहाँ पर जो एक प्रकार के जो बैग्स हैं उस बैग के लिए भी यहाँ बताया, देखिए एमिग्रेंट, यहाँ एमिग्रेंट्स बताया है। एमिग्रेंट्स जो है वह वहाँ रहने वाले लोगों के लिए बताया है कि वहाँ के लोगों का एक अलग ही प्रकार के कपड़े के बैग वो लोग बनाते थे। उस एरिया में जो लोग रहते थे वह अलग ही प्रकार के कपड़े के जो बैग बनाया करते थे वह वहाँ बिकते थे। इसके अलावा वहाँ तिब्बत में जिस प्रकार की प्रिंट वगैरह चलती थी, प्रिंट्स वगैरह हुआ करती थी, तो तिब्बत की प्रिंट वाले कपड़े या फिर जो सिल्वर ज्वेलरी होती है, सिल्वर ज्वेलरी वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ बिका करती थी उन छोटी छोटी दुकानों पर। लेकिन यहाँ बुद्धनाथ स्तूप पर कोई भीड़ भाड़ नहीं है। पशुपतिनाथ मंदिर में तो बहुत भीड़ पड़ी हमने,
लेकिन यहाँ बुद्धनाथ स्तूप में यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं है। यहाँ चारों तरफ की भीड़ भाड़ एवं शोरगुल से भरे मार्गों के बीच, यानी कि सड़क पर, बाहर मार्केट में तो बहुत भीड़ भाड़ है, लेकिन यहाँ अंदर यह एक ऐसा मतलब बहुत ही शांत बताया गया है, ऐसे क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट राउंड, कि यह एक बहुत ही शांति और सुरक्षित एक ऐसा आराम गृह है या विश्राम स्थल है। अर्थात यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ जाने के बाद आप महसूस करेंगे कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा शांति है। तो काठमांडू के बारे में हमने पढ़ा कि ये वाइट कलर के गुंबद से बना हुआ है। सड़क के बीच, सड़क इसके दोनों तरफ सड़क जाती है। छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ तिब्बती प्रिंट वाले कपड़े यहाँ बिकते हैं, बैग बिकते हैं। जो ज्वेलरी शॉप्स हैं वह ज्वेलरी शॉप में सब सिल्वर ज्वेलरी वगैरह यहाँ बिकती हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। लेकिन इस यहाँ जब अंदर आप जाओगे तो यहाँ एक अलग ही प्रकार की खामोशी है, बिल्कुल शांति आपको, हेवन लाइक एज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस लिखा हुआ है यहाँ की। एक बहुत ही शांति यहाँ महसूस होती है। Next point, Kathmandu is vivid, mercenary, religious and small shrines to flower adorned deities along the narrowest and busiest streets with fruit sellers, hawkers or postcards, shops selling western cosmetics, film rolls and chocolate, or copper utensils and Nepalese antiques. Film songs blare out from the radios, car horns sounds, bicycle bells ring, stray cows low questioningly at motorcycle vendors shout of their wares. तो देखिए यहाँ तक अभी हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से। ये तो मैंने कंटिन्यू आपका रीड कर दिया। अब यहाँ देखिए कि काठमांडू इज़ विविड, मर्शिनरी, रिलीजियस। मर्शिनरी का मतलब होता है बेटा बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि मनी से, वर्किंग सिंपली फॉर मनी, यानी कि मशीनरी है यहाँ पर ज़्यादातर जो हैं कारखाने वगैरह या काम करने वाले जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर है। और विविड है यानी अलग अलग प्रकार की हैं। रिलीजियस यानी धार्मिक हैं आपके। इसके अलावा आपको श्राइन का मतलब है चमकना, और कौन सी चीज़ चमक रही है, जो धार्मिक स्थल है उनके लिए बताया गया है। अडॉर्न का मतलब है सजे धजे हुए। और इसके अलावा देखिए गॉड्स के लिए नया वर्ड यूज़ आया है यहाँ पर। वैसे आपने पढ़ा भी होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान दीजिएगा, गॉड्स की जगह यहाँ पर डेटीज़ का यूज़ किया गया है, DEITIES। और इसके अलावा हमें पता ही है नैरो यानी सकड़ा, तो नैरोस्ट यानी ज़्यादा सकड़ा। बिज़ी वगैरह वर्ड हमें पता है। कॉस्मेटिक का जो है वह साज सज्जा के सामान या फिर मेकअप सामान जो होते हैं उनके लिए बताया गया है। कॉपर जो है आपका तांबा होता है। और इसके अलावा यूटेंसिल्स आपको पता है, उसके लिए बर्तनों के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं। एंटिक्स यानी कि बहुत ही प्राचीन चीज़ें जो हैं, यहाँ पर वर्ड आया है। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सकड़े सकड़े और बहुत ही बिजी जो रास्ते थे यहाँ पर, जो काठमांडू में जब हम गए तो मैंने यहाँ बहुत ही छोटे छोटे सकड़े सकड़े और बहुत ही बिजी रास्तों को देखा। यहाँ किनारों पर जितने भी जो पूजा स्थल थे वहाँ से लेकर मतलब फूलों से हमने कई सारे ऐसे दार्शनिक स्थल यहाँ पर देखे। इतने कई सारे देवी देवताओं के मंदिर देखे जो पूरी तरह से फूलों से सजे हुए थे। यहाँ जगह जगह जो थी फल विक्रेताओं की दुकान लगी हुई थी, बांसुरी बेचने वाले थे, पोस्ट कार्ड वाले थे, फेरी वाले थे। इसके अलावा जो है प्रश्न जो अपना कॉस्मेटिक आइटम्स होते हैं उन्हें बेचने वालों की दुकानें लगी हुई थी। फिल्मों के रील चल रहे थे, चॉकलेट बिक रही थी, तांबे के बर्तन बिक रहे थे। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि जो इसके अलावा देखिए नेपाली एंटिक्स के, नेपाल के जो प्राचीन चीज़ें थी वो चीज़ें भी यहाँ पर बिक रही थी। और इसके अलावा यहाँ पर जगह जगह आप देखेंगे कि रेडियो पर जो थे वह फिल्मी गाने बज रहे थे और शोरगुल इतना ज़्यादा था कि ऐसा लग रहा था जैसे कि कान ही फट जाएंगे। कारों के हॉर्न की आवाज़ चारों तरफ से सुनाई दे रही थी, कार के हॉर्न बज रहे थे। बाइसिकल्स जो थी, जो साइकिलें थी उनकी घंटियां बज रही थी। और इसके अलावा देखिए कहा स्ट्रे काउस कि जो ऐसे ही गायें जिनका कोई मालिक उस समय उनके साथ नहीं था, जिसे आवारा गाय कहते हैं, वह इस प्रकार से वहाँ रंभाती हुई जा रही थी जैसे किसी भी प्रकार के गाड़ियों के निकलने का उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। नेक्स्ट अब देखिए नेक्स्ट पेज से हम पढ़ेंगे तो आई इंडल्स। I indulge
myself mindlessly. Buy a bar of marzipan, a corn on the cob, roasted in the charcoal brazier on the pavement, rubbed with salt, chili powder, and lemon. A couple of love story comics, and even a reader's digest. All this I washed down with Coca Cola and a now sittings orange drink and feel much the better for it. अब यहाँ देखिए, ये चारों तरफ का माहौल तो जो मैंने देखा था कि कहीं फेरी वाले थे, दुकानें कॉस्मेटिक आइटम से दुकानें जो हैं, दुकानों पे जगह जगह कॉस्मेटिक आइटम्स बिक रहे थे, तांबे के बर्तन बिक रहे थे, नेपाली प्राचीन चीज़ें बिक रही थी। इसके अलावा रेडियो पर चारों तरफ इतना शोर हो रहा था, गाने बज रहे थे, कारों के हॉर्न की आवाज़, साइकिल की घंटियों की आवाज़ जो है चल रही थी, गायें जो है सड़कों पर यूं ही रंभाते हुए घूम रही थी, फेरी वाले चिल्ला चिल्ला कर अपना सामान बेच रहे थे। आगे देखिए, इसमें लिखा था आई इंडल्स माई सेल्फ माइंडलेसली। लेकिन मैंने इन सारी चीज़ों में से, हमारे जो राइटर हैं वो हमारे राइटर कहते हैं कि मैं इन सारी चीज़ों में बिना ध्यान दिए, बिना सोचे समझे मैं इसी भीड़ में शामिल हो जाता हूँ। और उसके बाद बाय ए बार ऑफ अ मार्जिपियन, यहाँ वो कहते हैं कि मैं जो है मार्जिपियन लेता हूँ। मार्जिपियन जो है वो बादाम की मिठाई होती है। मार्जिपियन क्या होती है? बादाम से बनी हुई एक मिठाई होती है। और कॉर्न ऑन द कॉब तो आप सबको पता होगा, मक्के के भुट्टे जो होते हैं उसके लिए कहा गया है, रोस्टेड भुने हुए। और चारकोल ब्रेजियर का मतलब होता है कि कोयले की अंगीठी, लकड़ी के कोयले की अंगीठी जो है। तो इसीलिए यहाँ क्या है कि मैं भी जो है अभी इसी भीड़ में शामिल हो जाता हूँ। मैं बादाम की मिठाई का एक टुकड़ा खरीदता हूँ। उसके बाद फिर मैं सड़क के किनारे पर जो भुट्टे बिक रहे थे, जो अंगीठी पर भुने गए थे, जिसमें नमक, मिर्च, लेमन रगड़ा हुआ था, उसे खरीदता हूँ। और फिर जो है मुझे भी वो जगह बहुत पसंद आती है। पहले मैं मिठाई खरीदता हूँ, फिर भुट्टा खरीदता हूँ। उसके अलावा जो है मैं यहाँ लेके लिखा हुआ है कपल ऑफ लव स्टोरी, कि कुछ जो लव स्टोरी होती हैं उनसे रिलेटेड कॉमिक्स खरीदता हूँ। और तो और मैं एक रीडर डाइजेस्ट भी खरीदता हूँ। और उसके बाद मैं एक कोको कोला ख़रीदता हूँ। और इसके अलावा मैं एक जो ऑरेंज होता है उसका जूस लेता हूँ। और इन सारी चीज़ों को जो है एक साथ ही मैं खा लेता हूँ। और मैं मतलब जो भी मैंने वहाँ खाया पिया, जो भी मैं काठमांडू में देखता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, उसके बाद मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता हूँ एंड फील मच द बेटर फॉर इट। कि सारी चीज़ें खा लेने के बाद मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। तो ये उनका एक्सपीरियंस है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये विक्रम सेठ का एक्सपीरियंस है, जिस एक्सपीरियंस को उन्होंने काठमांडू की यात्रा के समय जो उन्होंने महसूस किया था वो उन्होंने अपनी जो बुक थी हेवन लैक उसमें लिख के दिखाया था। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। आई कंसिडर दैट, वॉट है यहाँ पे, आई कंसिडर वॉट रूट आई शुड टेक बैक होम इफ आई वर propelled by the enthusiasm for traveler per se. I would go by bus and train to Patna, then sail up the Gangas past Banaras to Allahabad, then up the Yamuna past Agra to Delhi. But I am too exhausted and homesick. Today is the last day of August. Go home, I tell myself, move directly towards home. I enter a Nepal Airlines office and buy a ticket for tomorrow's flight. अब यहाँ आगे वो कहता है कि वैसे मेरा मन तो ये था कि मैं सिर्फ यहाँ काठमांडू में ही नहीं घूमूं, बल्कि मैं और भी जगह घूमूं। मेरा बहुत मन था कि मैं और भी जगह घूमूं। मैं विचार कर रहा था कि मैं और जगह घूमूं। फिर मेरे मन में ख्याल आया है कि मुझे अपने घर वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन घर लौटने के लिए मैं कौन सा रास्ता चुनूं? क्या मैं एक ऐसा रास्ता चुनूं जिससे मैं आगरा, दिल्ली, पटना, इन सभी जगहों के साथ भी घूम फिर सकूं? लेकिन दूसरा ही मन मेरा ये कह रहा था कि मुझे एक शॉर्टकट रास्ता लेना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। अभी जब मैं अपने ही घर जाने के रास्ते के बारे में सोच ही रहा था, मेरे मन में यही उलझन चल रही थी कि मुझे कौन से रास्ते का चुनाव करना चाहिए। अब मैं देखिए, मैं किस रास्ते के बारे में सोच रहा था ये यहाँ बताया। इफ़ आई वर propelled by the enthusiasm for travel per se, I would go by bus and train to Patna. तो यहाँ वो कह रहा है कि मैं खुद अपने आप में ही सोच रहा था कि मैं जो है घूमने फिरने के लिए बहुत ज़्यादा हमेशा एक्साइटेड रहता रहा हूँ। तो अगर मैं चाहूँ तो बस मुझे जो है वापस घर लौटने के लिए बस या रेलगाड़ी लेनी चाहिए। अगर हम और ज़्यादा मेरी इच्छा अगर ज़्यादा घूमने की हो तो फिर मैं क्या करूँ, ट्रेन या बस को लूँगा और फिर पटना जाऊँगा। पटना से फिर मैं गंगा नदी के रास्ते से यात्रा करते हुए
में बनारस की यात्रा करूँगा, इलाहाबाद की यात्रा करूँगा, फिर मैं यमुना नदी में स्नान करने के बाद वहाँ से आगरा जाऊँगा, मतलब आगरा में ही यमुना नदी है, तो कि यमुना नदी में स्नान करने के बाद आगरा घूमूंगा और आगरा घूमने के बाद फिर मैं दिल्ली जाऊंगा। ये मेरे मन में सबसे पहला ख्याल आया कि मैं इन सारी जगह जो है घूम लेता हूँ। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड, लेकिन तभी मैंने महसूस किया कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, अर्थात मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। मुझे मतलब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था कि मैं उससे ज़्यादा घूम सकूँ, और मुझे बहुत तगड़ी वाली फीलिंग आने लगी कि इस समय तो मुझे बस अपने घर ही जाना चाहिए। वैसे भी ये अगस्त महीने का लास्ट डे था और मैं बस यही चाह रहा था कि एनी हाउ कंडीशन, अब मैं कहीं घूमना नहीं चाहता था, मैं बस अपने घर जाऊं और सीधे घर जाकर आराम करूं। तो अगर मैं बस और ट्रेन का रास्ता लेता तो जल्दी से जल्दी घर पहुंचकर आराम कर पाना, अपने आप के थकान को दूर कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। इसीलिए फिर मैंने एक जो है शॉर्टकट रास्ता या डायरेक्ट रास्ते का चुनाव किया, और वो डायरेक्ट रास्ता ये था कि मैं नेपाल की एयरलाइंस ऑफिस में गया। वहाँ जाकर मैं अपने लिए एयरलाइंस के टिकट बुक करवाता हूँ और फटाफट जो है नेक्स्ट डे नेपाल से अपने घर पहुँचने के लिए जो बुक्स हैं, जो फ़्लाइट है वो बुक कर लेता हूँ, उसके टिकट्स मैं ख़रीद लेता हूँ। तो उसके बाद जो है मैं ना मैंने बस की यात्रा की, ना मैंने ट्रेन की यात्रा की। हालांकि मैं घूमने का बहुत शौकीन हूँ, अगर मैं बस और ट्रेन की यात्रा लेता तो मैं कितनी सारी जगह घूम सकता था। देखिए उसने मेंशन किया है कि मैं पटना जाता, वहाँ से फिर मैं गंगा स्नान करता, बनारस के घाट घूमता, इलाहाबाद घूमता, उसके बाद मैं यमुना नदी का स्नान करता, उसके बाद मैं आगरा जाता, दिल्ली जाता और फिर मैं वहाँ से अपने घर आता। यानी कि मैं और भी ज़्यादा जगह घूम सकता था, लेकिन मैं काठमांडू घूमकर ही इतना ज़्यादा थक चुका था कि मैं होम सिक हो गया था। मुझे घर की बहुत ज़्यादा याद आने लगी थी। तो मेरा जो मन था वो बस वो यही कह रहा था कि एनी हाउ कंडीशन मुझे अब घर पहुंचना चाहिए। तो शॉर्ट वे में घर पहुंचने का एक ही तरीका था कि मैं बस और ट्रेन की यात्रा को अवॉइड करूं और एयरलाइंस की यात्रा को जो है वो प्रायोरिटी दूं, और मैंने वही किया। मैं नेपाल की एयरलाइन गया, वहाँ जाकर मैंने फटाफट नेक्स्ट डे की फ़्लाइट जो है वो बुक करवाई, उसका टिकट लिया और मैं फिर अपने घर आ गया। तो आज के लिए बेटा इतना ही। पॉइंट नंबर 6 जो है वहाँ से हम नेक्स्ट डे करेंगे। जो हार्ड वर्ड्स बताएं उसे अपनी कॉपी में कर लेना और चैप्टर को रिवाइज कर लेना। हैव अ गुड डे।